नमस्कार। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत एक पूरे विश्व में ऐसी इमेज क्रिएट कर रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत एक फेल नेशन है, एक हारा हुआ देश है, तो आप सभी को ये लगेगा कि कहां पर ये कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, भारत तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, विच इज गुड, हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी विदेश नीतियों की बात करें, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात करें, तो वहां पर आपको भारत एक फेल नेशन की तरह दिखाई देगा। एंड दिस इज द रियलिटी। कभी कभी रियलिटी कड़वी होती है, लेकिन मानना आवश्यक हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये आज की गवर्नमेंट की वजह से ही है। ये जो हमारी उदारवादी नीति है ना, इसने ही भारत को आज इस स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो क्या भारत को अब 21वीं सदी में अपनी स्थिति को समझना चाहिए और उसमें बदलाव लेकर के आना चाहिए? और जितनी जल्दी भारत अपनी इन खामियों और कमियों को सुधारेगा, उतना ही बेटर है कि आगे ग्लोबल साउथ का जो उसने सपना देख रखा है लीडर बनने का, जो उसने सपना देख रखा है कि वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरी दुनिया को लीड करेगा, शायद वो पूरा हो पाए, वरना तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूं? तो एक आईना दिखाती हूं। आप सभी भारतीय हैं ना, देशवासी हैं, तो आपको अपने देश की वास्तविक स्थिति पता होनी चाहिए। एक आईना आपको इस पूरे वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे अभी भारत की वर्तमान स्थिति हो जाती है और कैसे इसकी शुरुआत होती है। इतिहास में भी कैसे भारत इसी प्रकार की बेवकूफी भरी हरकतों के कारण ऐसा नजर आया है। ठीक है, चलो, ये हमारा प्यारा भारत है। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर पहले से होती हुई नजर आएगी, शायद और ज्यादा बेहतर हो सकती है या फिर आगे होगी जाकर के। लेकिन अभी जो प्रेजेंट समय में चीजें दिखाई दे रही हैं, पड़ोसी देशों के साथ जिस प्रकार की डील, जिस प्रकार के रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, उससे तो ये साफ तौर पर साबित है कि अभी हम एक फेल फॉरेन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। नाउ दिल्ली नीड इट्स ओन मोरन डॉक्ट्रिन बिफोर इट्स टू लेट। और अब तो कह भी दिया गया है कि हमें ना मोरन डॉक्ट्रिन चाहिए, इससे पहले कि बहुत ही ज्यादा देर हो जाए, वैश्विक स्तर पर हम धड़ाम हो चुके, उससे पहले हम अपनी नीतियों में सुधार कर ले तो बेहतर हो जाता है। अब ये क्यों है? तो आप देखो भैया, भारत की जो विदेश नीति रही है ना, वो लंबे समय से ये रही है कि हम अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनको बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं, उनके साथ उदारवादी नीतियां अपनाते हैं, उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, विच इज गुड। एंशियंट में ये स्ट्रैटेजी शायद काम कर रही हो, लेकिन अभी ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और इसमें हमेशा से ही इंडिया को लॉस हुआ है और जो पड़ोसी देश हैं उनको फायदा मिला है। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत के साथ चाइना के किस प्रकार से रिश्ते हैं, और वो इसी का फायदा उठा करके चीन के साथ बैलेंस नीति अपना लेते हैं और भारत को साइड लाइन कर देते हैं। और ये कैसे हुआ है, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको एकदम एक एक पन्ना पढ़ करके सुनाऊंगी अभी तक का जो रहा है। देखो, आगे आते हैं। नेबरिंग कंट्री, चाहे वो सागर हो, चाहे वो रणनीतिक स्वायत्ता हो तथा सहयोग एवं विकास के सिद्धांतों पर हम आधारित रहे हैं। लेकिन अब वैश्विक जो शक्ति संतुलन है ना, वो चीन के बढ़ते भू राजनीतिक विस्तार की वजह से भारत को सुरक्षा चिंताएं दे रहा है, क्योंकि चीन ने अपना विस्तार बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ कर लिया है और वो हमारे पड़ोस तक पैठ बिठा चुका है। नाउ, हाल ही में बांग्लादेश का जो मंगोला बंदरगाह है, जिसको दिया गया, आपको याद है, ये सबसे बड़ी हार थी। जो बंदरगाह कल तक कलकत्ता पोर्ट के थ्रू विकसित किया जाना था, वो बंदरगाह चाइना के पास चला गया। इससे ये समझ में आया कि कैसे सामरिक समुदाय में गंभीर इसकी बहस छिड़ी है और कैसे भारत की स्थिति को देखा जा रहा है। कोलकाता बंदरगाह से लगभग 180 किलोमीटर दूर पर स्थित है और पहले से भारत की एक कंपनी विकसित कर रही थी। ऐसे घटनाक्रमों से यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत को भी अमेरिका के जो मोनरो सिद्धांत है, इसकी पॉलिसी अपने पड़ोसी देशों के लिए लागू कर देनी चाहिए? क्या भारत को वैसा ही करना चाहिए जैसे यूएस अपने पड़ोसी देशों के साथ करता है? तो आप अब जज करके बताना कि क्या ये सही हो जाता है। बांग्लादेश और चीन की बढ़ती निकटता ये दिखा देती है कि भारत ने कैसे अपने हाथ के सामने बांग्लादेश को छूटते हुए देखा है। वो बांग्लादेश जहां पर कोई भी नया पीएम बनता था, इंडिया विजिट करता था, लेकिन वही बांग्लादेश जो कोई भी नया पीएम बन रहा है, इवन द नेपाल जो चूज करा है, छोटा देश नेपाल जैसा कंट्री भी फर्स्टली चाइना विजिट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो देश पैसा देगा और इंडिया के साथ क्या संबंध है, तो हम तो भैया कहाँ जाएंगे, शक्ति संतुलन और रणनीतिक जो बैलेंस है वो स्टैब्लिश करेंगे जाकर के, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इसको डेवलप किया जाएगा। हमने इतना क्रूशियल पॉइंट खोया है, ये हो जाता है अगरतला और ये था मंगोला, और हम दोनों ही खो चुके हैं अब चाइना के हाथों। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा था हमें अगरतला का, अब हमारा चिकन नेक खतरे में पहले से ज्यादा आ चुका है, लेकिन अभी हम नहीं सोच पा रहे हैं। राइट, बांग्लादेश टर्की लॉन्च जॉइंट डिफेंस फॉरेन अफेयर्स मैकेनिज्म डीपन स्ट्रेटेजिक टाइज। टर्की के साथ मिलकर के बांग्लादेश ये काम कर रहा है।
प्लस आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो बांग्लादेश अपनी चीजों को बेटर करने का प्रयास कर रहा था। यानी कि किसी पड़ोसी देश में जब प्रतिद्वंदी महाशक्तियां ऐसी आधारभूत संरचना का विकास करती हैं जिसके भविष्य में सैन्य और दुरुपयोग किए जा सकते हैं, तो वह केवल आर्थिक निवेश नहीं रहता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। और ये वही है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। जो ये चीजें अभी हो रही हमारे पड़ोस में, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी नेशन के लिए, फ्यूचर के लिए खतरा है। और आप इसको शांति से दूर से बैठ करके सिर्फ देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यू डोंट इवन टेक एनी एक्शंस, देन व्हाई यू आर इन द गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर अप्लाइंग ऑन दिस? एंड दिस इज नॉट फॉर प्रेजेंट टाइम, ये हिस्ट्री से क्रिएट हुआ है, ये हिस्ट्री से चला आ रहा है। और कब तक हम वही घिसी पिटी पुरानी जो हमारी पॉलिसीज है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे? वी नीड चेंजमेंट, जरूरी है अभी प्रेजेंट टाइम में। बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र है, हम मानते हैं, और उसे अपने आर्थिक साझेदार चुनने का पूरा अधिकार भी है। और ये सच है, हर एक नेशन को होता है, वो चुन भी सकता है। लेकिन वो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संप्रभु देश है, वो कानूनी अवधारणा नहीं होती है, बल्कि सुरक्षा दायित्वों से भी जुड़ी हुई होती है। वो हमारे लिए अगर खतरा बन जाएगा तो हम उसकी संप्रभुता, हम उसकी स्वायत्ता पर प्रश्न उठा सकते हैं कि भैया आपकी संप्रभुता है, लेकिन हम आपके ऐसे किसी नेशन के साथ दे दें कि भैया लो तुम इन पर निगरानी करो, तो आपको कैसा लगेगा? अभी एक मैंने बच्चों वाली चीजों के साथ आपको डिफाइन कर दिया, बट दिस इज द रियलिटी। चीन की समुद्री रणनीति आप देखो किस तरीके से बढ़ी है। उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, हर जगह उसने अपने पोर्ट्स बना रखे हैं, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो जाता है, कंबोडिया, म्यांमार, इधर आप देख लो, इधर ग्वादर, इधर ओमान में आप देख लो, चाइनीज बिल्ट रेल लिंक ड्यू 2016 यहां से चला रहा है। अब आप देखो, चीन ने पिछले 2 दशकों में हिंद महासागर के क्षेत्रों में बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, इन सुविधाओं को बहुत बेहतर तरीके से विकसित किया। चाहे पाकिस्तान में ग्वादर हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा मजबूरी में देना पड़ा भाई, म्यांमार का क्वेम्फू, बांग्लादेश का चिटगांव, और अब संभावित रूप से मंगोला भी हाथ में है। तो ये लिंक जो उसने बनाया, आप इसको तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। हम्बनटोटा भारत का जो मॉडल था, वो सबसे बड़ी चिंता थी। हम्बनटोटा जो मॉडल था, क्यों चिंता बना? देखो, चीन ने भारी ऋण दिया पहले श्रीलंका को, ठीक है, परियोजना को जो जैसा लाभ मिलना था वैसे श्रीलंका को नहीं मिल पाया और ना ही चाइना को मिल पाया। अब श्रीलंका वो ऋण चुका नहीं पाया जो दिया गया था परियोजना के लिए। इसके बदले मजबूरी में उसको 99 वर्षों के लिए अपना हम्बनटोटा देना पड़ा कि लो हम आपको लीज पर दे रहे हैं। और यही वो अन्य नेशंस के साथ करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसके बारे में हम जानते हैं। और वो हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ यही कर रहा है, चाहे वो केन्या हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, म्यांमार हो जाए, श्रीलंका हो जाए, चाहे वो अदर नेशंस हो जाए। तो अब हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, और जिस हम मॉडर्न पॉलिसी की बात करें, वो पॉलिसी कैसे भारत के लिए मददगार साबित होगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम खाली बस लक्षद्वीप कह देते हैं विजिट कर लो। मालदीव के साथ हमारी कोई दिक्कतें हुई तो हमने फोटो डाल दी और कह दी लक्षद्वीप विजिट करो, आकर के लक्षद्वीप के साथ सारी चीजें बेटर हो जाएंगी। तो क्या बहुत सारी चीजें हमें बेटर होती हुई दिखाई दी? अत्यधिक उतारवाद रहा है भारत का अभी तक का। पूर्व राजदूत राजीव डोगरा की एक पुस्तक है जिसमें ये मेंशन था, हाउ नेशंस फेल्स। स्पेशली उन्होंने लिखा है कि कैसे हमारा देश एक फेल देश बनता जा रहा है, कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई बार रणनीतिक उदारता दिखाई, किंतु उससे दीर्घकालिक सामरिक लाभ हमें प्राप्त नहीं हुए। और अब मैं एक एक करके एक एक गलत डिसीजन आपको बताती हूं जो इतिहास से अभी तक चला आया है, जिस घिसी पिटी पॉलिसी एक तरीके को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम कोवाब घाटी की बात करेंगे। ये जो कोवाब घाटी थी 1953 में भारत ने किसको दे दी? म्यांमार को दे दी। और आज वही कोवाब घाटी आरईडीज के लिए यूज की जा रही है। चाइना उस पर आधिपत्य जमा करके बैठा है। वी आर दी फुलिश पीपल जिन्होंने ऐसा काम किया। नाउ सेकंड, कोको द्वीप। भारत ने स्वतंत्रता के समय इस द्वीप को प्रभाव स्थापित नहीं किया, जिसके बाद म्यांमार ने इस पर नियंत्रण हुआ और चीन ने वहां रणनीतिक रुचि दिखा दी। ये हमारा फेल्योर है जिस पर हम बांट रहे हैं। भैया क्या है तुम्हारे पास बांटने को? पहले सोने की चिड़िया आप थे, वैसे ही आपको ब्रिटिशर्स लूट करके चले गए। उसके बाद जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो आपको दूरदर्शी होना चाहिए था, आपने बांटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, तिब्बत में भारतीय अधिकार। 1954 के समझौते में भारत ने तिब्बत को अपने डाक और संचार सैन्य चौकियों पे अधिकार अपने आप समाप्त कर दिया। क्यों? हम क्यों इतने बड़े दानदाता बनते चले आए शुरुआत से? सिंधु जल संधि 1960 में भारत ने 6 नदियों की अधिकांश जलधारा पाकिस्तान को उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी। और आज वही पाकिस्तान क्या कर रहा है? कहता है कि अगर तुमने ये सिंधु जल संधि ओपन नहीं करी और जिसने बंद करी उसके हाथ काट दूंगा। दैट इज द पाकिस्तान। वहां के मिनिस्टर ऐसी बड़बोली पनी वाली बातें करते हैं, वो हम पर हमला करवाते हैं और हम सोच रहे थे कि भैया ये तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है हमारी। हाजीपीर दर्रा की अगर मैं बात करूं, 1965 युद्ध के समय ताशकंद समझौते में भारत ने इसे पाकिस्तान को लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? पाकिस्तान से पीओके आज तक तुम नहीं ले पाए हो और तुम उसको लौटाने के लिए राजी हो गए। तुम्हें क्या लगा हम ये दे देंगे तो हमें पीओके दे देगा?
दिस इज अवर फेल्योर। नेक्स्ट, शिमला समझौता 1972, सबसे बड़ी बेवकूफी इंडिया की थी उस टाइम की। कुछ सामरिक लाभ वार्ता के दौरान हमने इसको छोड़ दिया था। भैया बहुत ही बेहतरीन एक मौका हाथ में आता है इतिहास में अपनी किसी टेरिटरी को वापस लेने का, और वो हमने छोड़ दिया। कच्चा तीवू द्वीप 1974 में भारत ने श्रीलंका को ये द्वीप सौंप दिया था, और आज समय देखिए क्या चल रहा है श्रीलंका के साथ। इन उदाहरणों के आधार पर यह तर्क किया गया कि भारत ने कई अवसरों पर सामरिक दृष्टि से जो उदार रुख अपनाया है, जबकि पड़ोसी देशों ने समय समय पर चीन के साथ संतुलन बना करके लाभ उठा लिया उसका। उनके अनेक इतिहासकार हैं, अनेक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सरकारें हैं, इस निर्णय को अलग अलग तरीके से देखती हैं, परिस्थितियां, कूटनीतियां, आवश्यकताएं और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ से बताते हैं, जोड़ते हैं। बट ये एक फेल्योर चीज थी भाई, हम क्यों देते रहे ये? उस समय क्या सिचुएशन थी हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन द रियलिटी इज एक दूरदर्शी जो किसी भी नेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी। आप चाइना को देखो यार, उसने क्या दे दिया अपना, किसी को इवन से ले ही लिया है सबसे, राइट। अब आते हैं ये जो मोनेरो सिद्धांत की मैं बात कर रही हूं, भैया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस इस सिद्धांत को अपनाता है। उसने कहा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तेल, तुम हमारी सुन नहीं रहे हो। मादरो को उठा करके ले आया। ग्रीनलैंड मेरे लिए जरूरी है, हम ले लेंगे। तो इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐसा करना चाहिए। मोनेरो सिद्धांत तो यही कहता है कि ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमारी टेरिटरी पर कोई भी देश हमारे लिए खतरा बन रहा है तो उस देश पर सत्ता परिवर्तित कर दो, या उस देश को लीडर को ला करके अपने यहां बिठा लो। क्या हम बांग्लादेश में ये कर पाएंगे? शायद में भी हम अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? देखने बनता है कि अगर शेख हसीना वापस जाती हैं तो क्या होगा। तो मोनेरो सिद्धांत अब अपनाने की जरूरत हो जाती है इंडिया को। 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनेरो ने सिद्धांत को पूरी तरीके से सिद्धांत बनाया, उसकी एक नीति बना दी और उसको मोनेरो सिद्धांत कहा। यूरोपीय शक्तियां पश्चिमी गोलार्ध में नए उपनिवेश स्थापित नहीं करेंगी, इस सिद्धांत में प्रमुखता से लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो शक्तियां यहाँ आएंगी, अपना आधिपत्य जमाएंगी, हमारा पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमेरिका अपना पड़ोस में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। दिस इज नहीं करना चाहिए, और यही मोनेरो सिद्धांत है। हम क्यों श्रीलंका, क्यों चाइना, क्यों बांग्लादेश, मतलब जो चाइना है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में अपनी जो पैठ है वो बना रहा है। बदले में अमेरिका यूरोप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और बाद में ये सिद्धांत अमेरिकी विदेश नीति का आधार बन गया। ये था मोनेरो सिद्धांत। क्या भारत को मोनेरो सिद्धांत बनाना चाहिए? इसका अर्थ ये नहीं होगा कि हम पड़ोसी देशों से कहेंगे कि आप संप्रभुता आपकी खत्म है, क्षेत्रीय विस्तार कम करो, पड़ोसी केवल भारत के साथ गठबंधन करेंगे, नहीं। लेकिन हम तब बोलेंगे जब विदेशी शक्ति, प्रतिद्वंदी बाहरी शक्ति यहाँ पर सैन्य, द्विउपयोग आधारभूत संरचना, रणनीतिक महत्व वाली आधारभूत संरचना जैसे कि पोर्ट, सड़कें, ये सब डेवलप कर रही होंगी, तो हम रोकेंगे कि भैया ये देखो हमारे लिए फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हो। हमारे क्या है, सिद्धांत के खिलाफ हो जाता है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। इस प्रकार के सिद्धांत के संभावित लाभ ये होंगे कि स्पष्ट एक रणनीतिक संदेश हमेशा आपके पड़ोसी देशों को मिलता रहेगा। वो ऐसा स्टेप लेने से पहले सोचेंगे, निवारक प्रभाव पड़ेगा। चीन जैसे देशों को भारत के हित की अनदेखी करने से पहले रणनीतिक लागत का आकलन करना होगा, और हिंद महासागर में शक्ति संतुलन तो ऐसे ही स्टैब्लिश कर लोगे अगर इस रणनीति को आप फॉलो कर लोगे तो। इवन आप समझो तो सही, संभावित चुनौतियां लेकिन इससे ये आ सकती हैं, चूंकि अब बहुत ज्यादा ये नेशंस खुल चुके हैं, अब ये कब्जे में नहीं आने वाले हैं। तो अब क्या होगा कि इनमें असंतोष पैदा हो जाएगा। चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल और श्रीलंका, ये दबाव के रूप में देखेंगे। आर्थिक क्षमता, भारत अभी भी चीन जैसे निवेश क्षमता पर नहीं रख सकता है भैया पूरी तरीके से। क्षेत्रीय प्रक्रिया जैसे कि सार्क और बिम्स्टेक जैसे मंचों पर भारत अपनी छवि प्रभावित होते हुए देख पाएगा, क्योंकि इस पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका हो जाते हैं। सभी पड़ोसी देश उसमें हमारे शामिल हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कुछ हो सकता है। चीन की प्रतिक्रिया आ सकती है कि भैया हम तो सीमा व्यापार, समुद्री क्षेत्र में अधिक आक्रामक रुख वो अपनाएगा, तब तो और भी ज्यादा कुछ एक्शन ले सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून की किसी भी संप्रभु देश के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विवाद उत्पन्न कर सकती है। तो भारत की वर्तमान रणनीति की बात करें तो भारत पहले से कई माध्यमों से अपनी क्षेत्रीय स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमने क्वाड बनाया, ठीक है, जैसे अब हम धीरे धीरे करके हम भी पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, हम अपना जो अंडमान हो जाता है वहां पर एक सैन्य कमांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तो हम बेटर कर रहे हैं। लेकिन ये आज के समय में इतना कारगर साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ पुरानी गलतियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं जिसको हम चाह करके भी ठीक नहीं कर पाएंगे, राइट। नेबर फर्स्ट पॉलिसी, सागर, बिम्स्टेक, ओरा, क्वाड, इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट, मौसम, चाबहार, इसके बाद अंडमान निकोबार का सुदृढ़ विकास, रक्षा, समुद्री सहयोग। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भारत को औपचारिक मोनरो सिद्धांत घोषित करने के बजाय अपनी वर्तमान नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। आलोचनात्मक विश्लेषण ये हो जाता है कि भारत की सुरक्षा चिंताएं वास्तविक है, क्योंकि उपस्थिति चाइना की बढ़ रही है पड़ोस में, ये हम सभी जानते हैं।
आर्थिक निवेश और दुरुपयोग, आधारभूत संरचना का विकास भारत के दीर्घकालिक जो चीजें हैं उसको हैम्पर करेगा। तो 19वीं सदी में मोनरो सिद्धांत को वर्तमान दक्षिण एशियाई परिदृश्य का यथावत लागू करना सरल नहीं होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो धीरे धीरे व्यवहारिक रणनीति से इस चीजों को मॉडरेट कर सकते हैं और अपने हित में ला करके अपनी चीजों को तेज अवसंरचना, विश्वसनीयता बढ़ा करके इसको टैकल कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि मोनारो सिद्धांत लागू भले ना हो, कुछ तो हमें कुछ बड़ा करना होगा और अपनी स्थिति को एस्टैब्लिश करना होगा, वरना भारत एक हारा हुआ नेशन कहलाएगा। अगर हम विदेश नीति की बात करें, एंड दिस इज फेल्योर, बुक में भी लिखा हुआ है कि क्या गलतियां हुई हैं हमसे और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।